पुलिस ने बस उनके मुंह से सो कॉल्ड कहलवा दिया कि हम लोग अतीक से भी बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। मतलब एक पैसे की औकात नहीं है, घर में भोजन नहीं है, और अतीक अहमद की हत्या करके माफिया बनना चाहते। अरे माफिया बनना चाहते तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को पकड़ते, उनसे पकड़ते, एक्सटॉर्शन पैसा वसूलते और उससे अपना गिरोह खड़ा करते। अतीक अहमद को मारने से क्या उनका गिरोह उनका हो जाएगा? मतलब इतनी बचकाना टाइप का जो है तर्क लोग देते हैं कि हम क्या बताएं। अहमद 2004-2009 के बीच संसद सदस्य थे। इससे पहले वह 15 वर्षों तक विधानसभा के सदस्य थे। विशेष रूप से जब उनकी गोली मार कर हत्या की गई तो वह पुलिस हिरासत में थे, जिससे यह सवाल उठने लगा कि हत्या हुई तो क्या सुरक्षा में चूक थी? 101% सुरक्षा में चूक थी। आज तक आपकी अगर जानकारी में हो तो हमारी जानकारी भी समृद्ध करिएगा कि आज तक जो मजिस्ट्रेटी जांच होती है, जो किसी भी मुठभेड़ के बाद एक मैंडेटरी है, आज तक कभी कोई जो है वो पुलिस को दोषी ठहराया गया? अगर ऐसा होगा भी तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होगा। आमतौर पर तो मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई गवाही देने नहीं जाता, क्योंकि पुलिस उसको टाल लेगी तो उसको भी टालने लगेगी। इतना पुलिस का भय और आतंक है, और इस सरकार में तो और ज्यादा भय और आतंक। कि अतीक अहमद की हत्या की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारी पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और पुलिस पर लगाए गए व्यापक आरोप झूठे हैं। लेकिन कहीं से ये भी नहीं स्पष्ट हो पाया कि आखिर जो है अतीक को मरवाने में किसी दूसरे गैंगस्टर की, दूसरे जिले की या पश्चिमी जिले के गैंगस्टर का क्या जो है वो मोटिव है। लेकिन आज तक पुलिस या एसटीएफ यह नहीं बता सकी कि उन तीनों जो शूटर हैं, जिनके घर की माली हालत एकदम खस्ता हाल है, खाने के लाले पड़े हैं, उन शूटरों को 7 से 10 लाख की विदेशी पिस्तौल किसने दी थी? क्या आप विश्वास करेंगे कि कोई राज्य सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जब मांगी जाती है तो क्या वो अपने खिलाफ रिपोर्ट देगी? नहीं। वो हमेशा अपने कृत्यों को, चाहे वो सिविलियन कृत्य हो, चाहे वो जो है वो नौकरी पेशा का मामला हो, चाहे आपराधिक घटनाएं हो, सभी में अपने पक्ष को ही जस्टिफाई करती हुई नजर आएगी। और यही मामला अभी उत्तर प्रदेश में जो मुठभेड़ें हुई हैं और जो अतीक अहमद जिस पर पुलिस हिरासत में मारे गए हैं, उनके मामले में दाखिल 2 याचिकाओं पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट दाखिल की है, विस्तृत रिपोर्ट, उसमें उसने पुलिस को बिल्कुल क्लीन चिट दी है। और ये जो है मतलब कि उनकी पुलिस पूरी तरह से निर्दोष है और पुलिस की कोई गलती नहीं। अब अप्रैल में अतीक अहमद पुलिस हिरासत में यहाँ प्रयागराज में काल्विन हॉस्पिटल में लाए गए थे मेडिकल कराए जाने के लिए। शाम को, रोज शाम को मेडिकल होता था उनका अदालत के आदेश पर। और वहां इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के भेष में 3 जो है शूटरों ने उनकी जो है उनके भाई अशरफ की नृशंस हत्या गोली मारकर पुलिस की मौजूदगी में, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कर दिया। आज तक, हालांकि वो तुरंत पकड़ लिए गए, लेकिन आज तक पुलिस या एसटीएफ यह नहीं बता सकी कि उन तीनों जो शूटर हैं, जिनके घर की माली हालत एकदम खस्ता हाल है, खाने के लाले पड़े हैं, उन शूटरों को 7 से 10 लाख की विदेशी पिस्तौल किसने दी थी? उनकी हैसियत 70,000 की जो है पिस्तौल खरीदने की नहीं है, तो उनको 7-7 लाख, 10-10 लाख, 8-8 लाख की विदेशी पिस्तौल किसने दी थी? वो विदेशी पिस्तौल तस्करी से आई थी, या वो विदेशी जो है पिस्तौल कैसे भारत में आई थी? मतलब एक नहीं, एक से मामले से जुड़े बहुत से मामले हैं जिसमें किसी का भी खुलासा आज तक नहीं हो पाया कि नेपाल से आई थी, किसी गैंगस्टर ने दिया था। खाली हेयर एंड देयर सूत्रों के अनुसार इधर उधर प्लान की गई कि उस गैंगस्टर ने उनको दिया था, तो उसने फलाना किया था, तो ढिकाका किया था। लेकिन कहीं से ये भी नहीं स्पष्ट हो पाया कि आखिर जो है अतीक को मरवाने में किसी दूसरे गैंगस्टर की, दूसरे जिले की या पश्चिमी जिले के गैंगस्टर का क्या जो है वो मोटिव था। और फिर उस गैंगस्टर को जो अगर मोटिव था तो उसको भी जो है इसमें षड्यंत्र का भागी बनाया जाना चाहिए था। लेकिन जो चार्जशीट दाखिल हुई तो उन्हीं तीनों के खिलाफ दाखिल हुई है। और इसके बाद ये कहना कि अतीक अहमद की हत्या की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारी पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और पुलिस पर लगाए गए व्यापक आरोप झूठे हैं। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की हत्या में पुलिस की कोई गलती नहीं, जिसे अप्रैल में एक अस्पताल के बाहर और पुलिस हिरासत में 3 हमलावरों ने उसके भाई के साथ
गोली मार दी थी और दोनों की मौके पर ही जो है क्या कहते हैं मौत हो गई थी। और ये घटना तब हुई थी जब उसके ठीक 3 दिन पहले अतीक के लड़के असद की झांसी के पास संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में जो है मौत हुई थी, और उसमें भी जो है उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं पुलिस को क्लीन चिट दी कि जांच में कुछ भी नहीं मिला। आज तक आपकी अगर जानकारी में हो तो हमारी जानकारी भी समृद्ध करिएगा कि आज तक जो मजिस्ट्रेटी जांच होती है, जो किसी भी मुठभेड़ के बाद एक मैंडेटरी है, आज तक कभी कोई जो है वो पुलिस को दोषी ठहराया गया? अगर ऐसा होगा भी तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होगा। आमतौर पर तो मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई गवाही देने नहीं जाता, क्योंकि पुलिस उसको टाल लेगी तो उसको भी टालने लगेगी। इतना पुलिस का भय और आतंक है, और इस सरकार में तो और ज्यादा भय और आतंक, जहां कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं बची हुई। उत्तर प्रदेश राज्य ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में विशाल तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 11 अगस्त को जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट मामलों में जांच या परीक्षण के चरण को रेखांकित करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, और पुलिस मुठभेड़ों के संबंध में मौजूदा रिपोर्टों सिफारिशों पर भी विचार किया था। सरकार ने यह भी कहा कि उसने अहमद सहित 7 कथित फर्जी मुठभेड़ हत्याओं की जांच की है और निष्कर्ष निकाला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कोई गलती नहीं थी। 7 हत्याओं में अतीक अहमद, अशरफ, उनके बेटे असद की जो है वो क्या कहते हैं अतीक अहमद और अशरफ की तो पुलिस हिरासत में जो है वो क्या कहते हैं हत्या, और असद की पुलिस मुठभेड़ में हत्या का मामला, साथ में जुलाई में मारे गए 2020 में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के मामले शामिल हैं। सरकार ने यह भी दोहराया कि उसने अतीक अहमद की हत्या की जांच में कोई कसर नहीं रखी और उसकी पुलिस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में उजागर की गई 7 घटनाओं में से प्रत्येक की राज्य सरकार द्वारा पूरी जांच की गई है, और जहां जांच पूरी हो गई है पुलिस की कोई गलती नहीं मिली है। सरकार कहेगी कि पुलिस की गलती थी, याचिकाकर्ता बस कोशिश कर रहा है कि सरकार ने 29 दिसंबर को कोशिश कर रहा है कि सरकार पर आरोप लगाए, सरकार पर जो है वो पक्षपात का आरोप लगाए, जानबूझकर जो है पुलिस मुठभेड़ का आरोप लगाए। और ये न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है कि सुलझाए गए मुद्दों को फिर से जो है क्या कहते हैं उठाया जा रहा है, और जो है वो राज्य सरकार को इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है। यह हलफनामा राज्य सरकार द्वारा वकील रुचिरा गोयल के माध्यम से उन 2 याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया, जिन पर सुप्रीम कोर्ट प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर अतीक अहमद की हत्या के संबंध में सुनवाई कर रहा है। अब एक विशाल तिवारी की याचिका है, एक अतीक की बहन की याचिका है। अतीक अहमद के मामले में सरकार ने बताया कि आपराधिक मुकदमा चल रहा है, आरोप तय करने पर प्रारंभिक सुनवाई के चरण में है। कोर्ट ने बताया गया कि अगली सुनवाई 3 अक्टूबर सोमवार को होनी है। सरकार ने कहा कि आयोग ने आयोग भी गठित हुआ है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जनता, मीडिया, सरकार और संगठनों से सुझाव मांगे हैं। मुठभेड़ की घटनाओं के बड़े मुद्दे पर हलफनामा में कहा गया है कि 2017 के बाद से अब तक जितनी भी पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं उनमें मारे गए अपराधियों से संबंधित विवरण और जांच पूछताछ के नतीजों का विवरण एकत्र किया जाता है, और पुलिस मुख्यालय स्तर पर हर महीने जांच की जाती है। मुठभेड़ में हत्याओं के विषय ने इस साल की शुरुआत में नए सिरे से जब ध्यान आकर्षित तब किया जब अतीक अहमद उनके भाई को एक अस्पताल के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, और हमलाओं के बारे में आज तक ये नहीं जो है वो क्या कहते हैं पता चला कि उनको जो 7-7 लाख 10-10 लाख की पिस्टल किसने दी थी, यानी किसने ये साजिश कराई थी या किसने सुपारी दी थी इनकी हत्या कराने के लिए। वो तीनों भी इलाहाबाद के बाहर के हैं और उनका प्रत्यक्ष रूप से अतीक से कोई वो नहीं है। पुलिस ने बस उनके मुंह से सो कॉल्ड कहलवा दिया कि हम लोग अतीक से भी बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। मतलब एक पैसे की औकात नहीं है, घर में भोजन नहीं है, और अतीक अहमद की हत्या करके माफिया बनना चाहते। अरे माफिया बनना चाहते तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को पकड़ते, उनसे पकड़ते, एक्सटॉर्शन पैसा वसूलते और उससे अपना गिरोह खड़ा करते। अतीक अहमद को मारने से क्या उनका गिरोह उनका हो जाएगा? मतलब इतनी बचकाना टाइप का जो है तर्क लोग देते हैं कि हम क्या बताएं। अहमद 2004-2009 के बीच संसद सदस्य थे। इससे पहले वह 15 वर्षों तक विधानसभा के सदस्य थे। विशेष रूप से जब उनकी गोली मार कर हत्या की गई तो वह पुलिस हिरासत में थे, जिससे यह सवाल उठने लगा कि हत्या हुई तो क्या सुरक्षा में चूक थी? 101% सुरक्षा में चूक थी। उनके पीछे जो पुलिस चल रही थी, उनको जो हथकड़ी लगा के जो पकड़ के पुलिस चल रही थी, दोनों के बीच से घुस के हत्यारे ने मारा। पीछे वाला अगर जो दरोगा जी थे आपके धूमनगंज थाने को चाहते तो उनको पीछे से दबोच सकते थे। साफ साफ पता चला कि इसमें कहीं न कहीं पुलिस की किसी न किसी के इशारे पर
मिली भगत है। सुप्रीम कोर्ट अतीक अहमद की हत्या के मद्देनजर 2 याचिकाओं पर विचार कर रहा है और विशाल तिवारी ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली न्यायिक समिति से जांच कराने का अनुरोध किया था। इस याचिका में 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की जांच के लिए ऐसी समिति की भी मांग की गई है। इसके अलावा तिवारी ने अदालत से केंद्रीय जांच ब्यूरो को गैंगस्टर विकास दुबे की कथित फर्जी मुठभेड़ में जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश देने का भी आग्रह किया था। अतीक अहमद की बहन द्वारा याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि दूसरी याचिका जिसमें आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे मुठभेड़ों में आरोपी व्यक्तियों को बेखौफ मार रही है। विशाल तिवारी ने उत्तर प्रदेश में कथित मुठभेड़ों की मौत में अपराधियों की मौत पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने विशेष रूप से प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा, प्रवीण दुबे, विकास दुबे, असद अतीक और उनके भाई अशरफ से जुड़े मामलों का उल्लेख किया था। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, वही जिनका रिटायरमेंट अभी 20 अक्टूबर को, और जस्टिस सतविंद्र कुमार की पीठ 2 में ही याचिकाओं की सुनवाई चल रही है। एक याचिका वकील वो दूसरी याचिका बहन नूरी ने दाखिल किया। अपनी अनुपालन रिपोर्ट में राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि राज्य ने डॉक्टर जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। BS चौहान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जज रह चुके हैं और एक सुप्रीम कोर्ट में भी जज थे और फिर लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे, अभी रिटायरमेंट है। जिसे बिकरू कांड, उसके बाद विकास दुबे, उनके कुछ सहयोगियों की मौत की जांच करने को कहा गया था। 11 अप्रैल 2021 की अपनी रिपोर्ट में इन्होंने स्पष्ट रूप से विकास दुबे के गिरोह के सदस्यों की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई में कोई गलती न पाते हुए पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी। राज्य ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 22 के अपने आदेश में जांच आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। यह देखते हुए जांच पारदर्शी तरीके से और सार्वजनिक डोमेन में की गई थी। न्यायालय ने रिपोर्ट को संबंधित याचिकाओं में रखने का आदेश दिया, यह इंगित करते हुए कि कोई और आदेश आवश्यक नहीं था। मतलब विकास दुबे का तो मामला ऐसे ही क्लियर हो गया। असद अहमद और मोहम्मद गुलाम की कथित मुठभेड़ की जांच राज्य ने अदालत को अवगत कराया कि गहन जांच के बाद पुलिस वर्जन में कोई खामी नहीं पाई गई और अंतिम रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई। 2 सितंबर को संपन्न हुए मजिस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट में पुलिस की कोई गलती नहीं पाई। अगर इन लोगों की जब मुठभेड़ हुई उस समय के प्रिंट मीडिया को, जो भी अखबार जो है जहां जहां मुठभेड़ हुई वहां से जो आसपास में निकलते हैं, खाली प्रिंट मीडिया के अखबारों को जो है वो क्या कहते हैं, और उस समय जो सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो खबरें चली उनको जो है अगर सुप्रीम कोर्ट उनको मंगा ले, उनको देखे, अपने संज्ञान में ले या किसी को नियुक्त करे उनको देख के रिपोर्ट देने के लिए, तो क्लियर हो जाएगा कि कितनी जो है मतलब क्या कहते हैं जो सो कॉल मुठभेड़ है उसमें कितनी विसंगतियां हैं और कहां कहां पुलिस के लूप होल्स हैं। अब जब पुलिस ही पुलिस की जांच करेगी, सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उनकी जांच करेगा, भले न्याय की जांच क्यों ना हो, तो क्लीन चिट नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? वो क्या सरकार के द्वारा नियुक्त हुआ जांच अधिकारी क्या सरकार के खिलाफ आदेश देगा? असंभव। अगर कोई ये सोचता है कि देगा तो ये सब जो है सिर्फ लीपापोती की कोशिश है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कभी भी इस तरह के मामलों की जांच के लिए कोर्ट से ये क्लियर कराया जाना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, कि जो जांच के लिए हम जिनको नियुक्त कर रहे हैं क्या उनकी जांच उचित है या किसी और को जांच में दिया जाए, या उनको पैनल देना चाहिए जिसमें से जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहे उससे जांच कराया जाना चाहिए। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि चाहे जो भी हो उसका खाली मिसयूज किया जा रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जस्टिस रिटायर्ड राजीव लोचन मेहरोत्रा की अध्यक्षता वाला एक अन्य आयोग वर्तमान में उन पुलिस मुठभेड़ों की जांच कर रहा है जिनके कारण मोहम्मद असद की मौत हुई थी, अतीक के पुत्र की। राज्य ने प्रस्तुत किया कि इस मामले की जांच के लिए 30 सदस्यों वाली SIT का गठन किया गया था और इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आलोक में राज्य ने 12 जुलाई 2023 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसके अतिरिक्त प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM ने 14 जुलाई को मामले का संज्ञान लिया। मामला प्रयागराज के जिला और सत्र न्यायाधीश के दर्ज कराया गया है। इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में कोई कसर जो है सरकार नहीं छोड़ रही है। इसमें लगाए गए जो याचिकाओं में आरोप हैं वो पूरी तरह से झूठे और अनुचित हैं। विशेष मामलों में सक्रिय जांच के अलावा यूपी राज्य ने जस्टिस सेवानिवृत्त दिलीप बाबा साहब भोसले, अब ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इनकी भी निष्पक्षता संदेह के घेरे में है, के नेतृत्व में 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग की भी स्थापना की गई है। आयोग की व्यापक जांच प्रगति पर है। सदस्यों की 8 अक्टूबर 23 को फिर से बैठक होने वाली।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में यूपी सरकार ने अपने कानून प्रवर्तन प्रथाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए विभिन्न अदालती आदेशों और आयोग की सिफारिशों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि मतलब क्या मूल प्रश्न यही है कि क्या सरकार अपने ही पुलिस के खिलाफ कभी खिलाफ जांच रिपोर्ट देगी? क्या सरकार उन विसंगतियों का संज्ञान, सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उन विसंगतियों का जो है वो संज्ञान लेंगी, जिनको लगातार घटना के समय अखबारों द्वारा और जो है सिविल सोसाइटी द्वारा और लोगों द्वारा उठाया गया? और फिर ये सब लीपापोती अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग गठित किया होता तो ये माना जाता कि जो है वो हो सकता है कि न्यायिक आयोग निष्पक्ष हो। लेकिन जब सरकार ही अपने मनचाहे लोगों से को न्यायिक आयोग नियुक्त करती है तो वो आमतौर पर कभी सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट देते नहीं है। अगर ऐसा कोई अपवाद हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर किसी की जानकारी में हो तो कृपया मुझे जरूर बताएं कि ऐसा अपवाद भी है कि जब सरकार द्वारा ही नियुक्त जांच में जो है सरकार के खिलाफ जो है रिपोर्ट दी गई।